Hello everyone, my name is स्वीटी बढालिया and welcome to SB Academy classes। तो जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल्स के बारे में, जिन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, जिन्हें हम केमिकल सेल भी कहते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये चैप्टर 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस, फिर हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में, और थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तो अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है चैप्टर का वो होता है, ठीक है। अब इस गैल्वेनिक सेल को शुरू करने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस करूंगी जो आपको बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद मेरा पिछले वीडियो लेक्चर्स देखकर नहीं आ रहे हैं, जो डायरेक्टली सीधा यहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है। तो रेडॉक्स रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस हमारी कौन सी रिएक्शंस होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स बोथ साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलता रहता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। आप लोग 11th में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो जिस चीज पे डिस्कशन करेंगे वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और रिडक्शन हमारा वो प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको बताया था कि हम अगर सेल्स की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के सेल होते हैं? एक हमारे पास होता है गैल्वेनिक सेल और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये मैं आपको ऑलरेडी 2 बार जो है पहले बता चुकी हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में। तो गैल्वेनिक सेल जो है इस पे हम आज फोकस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम करंट देते हैं और करंट दे के हम लोग क्या करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। जब तक हम करंट देंगे, आप इसको ना ऐसे लिख लो, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं और उससे हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं या केमिकल एनर्जी में उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब तक हम लोग करंट देते थे रिएक्शन होती थी। जैसे ही आप करंट देना बंद कर दोगे रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी। आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम चेंज कर रहे हैं करंट प्रोड्यूस करने में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसको बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब दूसरी चीज जो काफी बच्चों को डाउट होता है वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार फिर हम लोग उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी आप कैथोड और एनोड को साइन से याद मत करिए, क्योंकि अगर आप गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो कैथोड एनोड अलग टाइप के साइंस शो करते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो कैथोड एनोड है उसके अलग अलग साइन होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो आपका ऑक्सीडेशन होता है वो किस पे होता है, एनोड पे,
इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप याद रख सकते हैं, एनॉक्स। एनॉक्स में है ना एनोड एन, और ऑक्स जो है वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन हमेशा आपका किस पे होगा, कैथोड पे। कैथोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या याद रख सकते हैं, रेड कैट। रेड कैट मतलब कि रिडक्शन, कैथोड के लिए कैट। ठीक है, तो ये चीज जो है ना ये आपके कभी नहीं बदलती, चाहे आप इसको पढ़ो चाहे आप इसको पढ़ो। बट अगर आप साइन पे जाओगे तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। और उसके लिए भी मैंने आपको क्या कहा था, उसके लिए मैंने आपको कहा था कि देखो हमेशा याद रखो किसी एक का, जैसे गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखो कि दिल्ली में फेमस जगह बहुत सारी है, उनमें से एक फेमस जगह कौन सी है, कनॉट प्लेस। तो हमेशा याद रखो सीपी, कनॉट प्लेस को शॉर्ट में कहते हैं ना हम लोग सीपी। तो हमेशा याद रखो कि गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड हमारी क्या है, पॉजिटिव, सीपी कनॉट प्लेस। तो एनोड क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, नेगेटिव। और इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रोलिटिक में, कैथोड क्या रहती है, नेगेटिव, और आपकी जो एनोड है वो क्या रहती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये हो गई एक बात। तो ये हमने छोटे छोटे डिफरेंसेस जो थे इसको हमने देखा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन तो देखो मैं आपको पढ़ाने को तो बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जब मैं रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप वहां पे जाके पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। बस हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानना जरूरी था कि भाई ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या होता है, रिडक्शन जो है उसमें हमारा क्या होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो होता क्या है कि मैंने क्यों इस टर्म पे फोकस किया, क्यों मैंने रिडॉक्स रिएक्शन की बात करी, क्योंकि जब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, ठीक है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसी को ही सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। अब वो कैसे, क्योंकि होते ही रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, बीकर के अंदर आपने लिया कॉपर सल्फेट। क्या लिया आपने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आप इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर एक जिंक की रोड रख दो, आपने क्या किया, इसके अंदर एक जिंक की रोड को डिप कर दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो आप इसमें नोटिस करोगे कि थोड़ी देर बाद आपको दो चीजें दिखाई देंगी। दो चीजें क्या दिखाई देंगी, मेन दो चीजें ये दिखाई देंगी कि एक तो जो है आपकी ये रोड जिंक की, ये डिकम्पोज करने लग जाएगी। ये क्या करने लग जाएगी, ये डिकम्पोज करने लग जाएगी। ठीक है, मतलब आपको थोड़ी देर बाद ये कैसी दिखाई देगी, थोड़ी देर बाद ये आपको ऐसी दिखाई देगी, इस तरीके से, इस तरीके से धीरे धीरे डिग्रेड होती हुई दिखाई देगी, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका ये सॉल्यूशन है, बीकर जो है, ये गर्म हो गया है। ये क्या आपको दिखाई देगा, ये आपको गर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो जब ये चीज देखी गई, ऑब्जर्व की गई, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी, ठीक है, तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये चीज आई कि भाई ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और सिंपल सी बात है कि अगर जिंक की रोड आपने बिल्कुल अच्छे खासे हालात में पूरी की पूरी इसके अंदर डाली है और वो डिग्रेड कर रही है, डिग्रेड का मतलब क्या है कि यहाँ से जो जिंक का अमाउंट है वो कम हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, अगर ये पहले इतनी थी, अगर आपको ये धीरे धीरे ऐसे मतलब गलती हुई दिखाई देगी या टूटती हुई दिखाई देगी, इसका मतलब क्या है कि जो भी इसके अंदर जिंक के एटम थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब हवा में तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, है ना। तो यानी कि यहाँ से एक चीज पता चली कि भाई जो जिंक है उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ही हमारा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या चीज नोटिस करी कि भाई ये सॉल्यूशन जो है वो हॉट हो रहा है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज आ रहा है। टेम्परेचर चेंज आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो रहा है, समझ रहे हो। ऑब्वियस सी बात है ना कि पहले ये बीकर नॉर्मल था, अब धीरे धीरे अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम जब भी बात करते हैं एनर्जी की तो हम एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना। एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म में पढ़ते हैं, हम हीट की फॉर्म में पढ़ते हैं, हम साउंड एनर्जी की फॉर्म में पढ़ते हैं, हम वर्क की फॉर्म में पढ़ते हैं,
कितनी फॉर्म्स में हम लोग एनर्जी को पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी में चेंज आ रहा है। दूसरी चीज नोटिस की गई, पहली चीज ये कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो ये डिग्रेड कर रहा है। डिग्रेड करने का मतलब वो कम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और वो कहीं ना कहीं आयंस दे रहा है। जो आयंस कहाँ आ रहे हैं, जो आयंस आपके सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं। तीसरी चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व करी कि जो आपका सोल्यूशन, देखो सभी को पता है ये चीज कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू इन कलर। पर थोड़ी देर बाद क्या देखा गया कि जैसे जैसे आपका ये बीकर गर्म हो रहा है, ठीक है, और ये जिंक की रोड डिग्रेड कर रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे पहले डार्क ब्लू था, फिर हम थोड़ा सा डार्कनेस उसकी जो है डार्क ब्लू कलर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, मतलब उसका ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में एक स्टेज क्या आती है कि जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई देखो, दो चीज जो बहुत खास हो रही है, जिंक कम हो रहा है और कॉपर का ब्लू कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस तो हो रहा है, और वो क्या प्रोसेस हो रहा है, वो ये प्रोसेस हो रहा है कि जो जिंक रोड है, जो जिंक हमारी सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, वो धीरे धीरे आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन्स भी दे रहा है, पहली चीज। और जो आपका कॉपर सल्फेट कैसे डिसोसिएट होता है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होता है Cu2 प्लस में आपका SO4 2-। तो जो इस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन प्रेजेंट है, वो कॉपर 2+ आयन क्या कर रहे हैं, वो कॉपर 2+ आयन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो रहे हैं, कॉपर सॉलिड में। यहाँ पे धीरे धीरे आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे धीरे धीरे आपको कॉपर जो है वो दिखाई देता है। तो अगर आपका कॉपर आयन यहाँ पे है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है ना, कलर जो था वो Cu2+ आयन की वजह से आ रहा था। जब वही नहीं रहेगा, वही किसी और फॉर्म में बदल रहा है, तो ब्लू कलर यहाँ पे शो कौन करेगा, ठीक है। तो दो चीजें हमने यहाँ से क्या नोटिस करी, एक तो हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। और जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप नोटिस करो ना, तो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कंप्लीट अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं, तो उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, क्योंकि वो कट जाते हैं। और हमेशा हमारा क्या आता है, हमेशा हमारी आती है ओवरऑल रिएक्शन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहली जो टर्म थी रिडॉक्स रिएक्शन, उसको डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, केमिकल सेल की बात करते हैं, या वोल्टाइक सेल की बात करते हैं, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल क्या है, तो वो हमारी ऐसे डिवाइस होती है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप सोचोगे कि मैम हमने तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस ही नहीं किया, अभी तक तो हम करंट पे पहुंचे ही नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया कि भाई ये चीज हुई, ये चीज ऑब्जर्व की गई, और ऑब्जर्व करने के बाद ये चीज पाई गई कि जब भी आपकी कोई रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे बीकर में डायरेक्टली हम लोग कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर कोई टेम्परेचर चेंज आता है, ठीक है। तो अब अगर ये तो हमने डायरेक्टली करा दी रिएक्शन, अगर हम इसी रिएक्शन को जो हम डायरेक्टली किसी एक बीकर के अंदर, कंटेनर के अंदर करा रहे हैं, जो कि जिस एक बीकर के अंदर ही दोनों प्रोसेस हो गए, अगर हम इसको सेपरेट कर दें,
एक बीकर में ऑक्सीडेशन करा दें, एक बीकर में अगर हम रिडक्शन करा दें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कोई ना कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक बीकर से दूसरी तरफ जाएगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो जो चीज़ यहाँ पे जो एनर्जी हमारी किस फॉर्म में यहाँ पे जनरेट हो रही थी, हीट की फॉर्म में, वो हम किस में चेंज कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं करंट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब आपके दिमाग में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, वैसे तो देखो हम ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो है 11th में रिडॉक्स में पढ़ लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इस चीज़ का डाउट होगा कि क्यों जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और क्यों कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई कॉपर इलेक्ट्रॉन देता और जिंक एक्सेप्ट करता, तो ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। वैसे तो देखो ये टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज मैं इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगी। देखिए, हर इलेक्ट्रोड की ना अपनी क्षमता होती है। किसी इलेक्ट्रोड की क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की, किसी की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो हर इंसान ऐसा नहीं है जो सिर्फ दे रहा होता है सोसाइटी को, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को देते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप कहीं पे भी देख सकते हो। सिमिलरली कौन देता है और कौन लेता है ये इस पे डिपेंड करता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। रिडक्शन मतलब कि रिडक्शन से आप समझते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल मतलब कि उसकी क्षमता। तो किसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की अच्छी और किसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन लेने की अच्छी। ठीक है, तो ये इनके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, ये मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगी डिटेल में, बट अभी के लिए कि आपके दिमाग में डाउट बन के ना घूमे, मैं आपको बता देती हूँ। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34 वोल्ट। और अगर मैं जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिख रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0.34 वोल्ट, और जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। तो आप खुद बताइए मुझे, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कंपैरेटिवली? कॉपर का। तो कौन इलेक्ट्रॉन मतलब कौन रिडक्शन करेगा? कॉपर। तो यानी कि कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेगा और जो जिंक है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा नहीं है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता अच्छी नहीं है कॉपर से, उसकी देने की अच्छी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स हो गया है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने का ही काम करेगा। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन चलता है। यहाँ पे हमेशा हम रिलेटिवली मतलब एक तरीके से कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कि भाई कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन बेकार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे कॉपर का और जिंक का लिया था। ठीक है, मान लो अगर आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे बीकर ले लो और इस बीकर के अंदर आप ले लो AgNO3 का सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप डिप कर दो कॉपर की रोड। तो अब अगर हम इस बीकर की बात कर रहे हैं, अगर हम इस सेटअप की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे AgNO3 कैसे टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडेशन शो करता है। कॉपर कैसे डिसोसिएट होगा, कॉपर डिसोसिएट होगा Cu2 प्लस में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, सिल्वर। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक आयन पहले 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सिल्वर सॉलिड बनाएगा, फिर दूसरा आपका Ag प्लस आएगा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, 2Ag। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें किसका, कॉपर का और सिल्वर के बीच में अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है।
तो इसीलिए वो रिडक्शन शो कर रहा है। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर के मुकाबले, सिल्वर के कंपैरेटिवली क्या है, कम है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि अगर कोई भी चीज है, एक पर्सन जो है, जैसे कि अगर हम किसी पोस्ट की बात करें तो वो पोस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहती। सिंपल सी बात है, अब जैसे एक पर्सन है जो किसी स्पेसिफिक पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसके अंडर कुछ लोग काम करते हैं और उस पर्सन के ऊपर भी तो कोई हेड होता है जिसके अंडर ये पर्सन काम कर रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है कि जब हमने कॉपर और जिंक की बात की तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था जिंक से। ठीक है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था जिंक से, तो कॉपर ने रिडक्शन शो किया। अब अगर हम बात करें कॉपर और सिल्वर की, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए सिल्वर रिडक्शन शो करेगा और कॉपर को ऑक्सीडेशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक छोटी छोटी जो चीजें थी या छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कि भाई जो गैल्वेनिक सेल है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में कि किस तरीके से हम लोग इस सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, गैल्वेनिक सेल के मैंने आपको बताए थे कई नाम होते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं, केमिकल सेल भी कहते हैं, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल तो कहते ही है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या था, जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया था कि भाई हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने सोल्यूशन लिया, हमने रोड को डिप किया और डायरेक्टली रिएक्शन जो थी वो हुई, इसी के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया और इसी के अंदर रिडक्शन हो गया और जो बीकर था और जो सोल्यूशन था वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ एक ही बीकर में हो रहा था। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की या फिर गैल्वेनिक सेल की, यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं इनडायरेक्टली, मतलब कि एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे बीकर में रिडक्शन होगा। ठीक है, अब जब इस चीज से हम लोग इस चीज पर आए कि हमें डायरेक्टली से इनडायरेक्टली रिएक्शन को कराना है, तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था। वो कौन थे? वो थे लुइगी गैल्वानी एंड एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो इन्हीं के ऑनर पे इसको नाम दिया गया है गैल्वेनिक और वोल्टाइक। यहाँ से गैल्वेनिक सेल निकल कर आया और इनके नाम से वोल्टाइक सेल निकल के आया, क्योंकि ये 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन पे काम किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम 2 बीकर लेते हैं, क्योंकि एक में हमें क्या कराना है, रिडक्शन, और एक में हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे मैंने एक बीकर लिया, अब जैसे ये वाला बीकर है, इस बीकर के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जिंक की रोड ले रही हूँ। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि जिस मेटल की रोड आप लेते हैं उसी मेटल का आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ना, जो कंडक्शन कराता है। तो यहाँ पे जैसे सपोज अगर मैं जिंक की रोड ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट लूंगी। जैसे मैंने क्या लिया, ZnSO4 1 मोलर। इसका खास ध्यान रखना है, 1 मोलर की इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है। ठीक है, दूसरा बीकर हम लोगों ने लिया, इस बीकर के अंदर हमने लिया कॉपर मेटल की रोड। ठीक है, और उसको हमने किसके अंदर डिप किया, उसको हमने डिप किया उसी के ही सोल्यूशन में। जैसे कॉपर की रोड ले रहे हैं तो इसको हम किस में डिप करेंगे, कॉपर के ही इलेक्ट्रोलाइट में। तो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कॉपर सल्फेट 1 मोलर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसको हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया वायर से। ठीक है, इसमें आपका की भी रहेगा और इसको आप वोल्ट मीटर, एम मीटर कुछ भी आप ले सकते हो या बल्ब ले सकते हो। ठीक है, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा
बस हमें इस चीज का प्रूफ देना है कि हाँ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब आप वोल्ट मीटर अटैच करो, एमीटर अटैच कर लो या बल्ब अटैच कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बताई कि कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, किससे, जिंक से। तो जिंक क्या करेगा, जिंक शो करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। हमेशा, मैं बार बार आपको कह रही हूं कि हमेशा आप इसी उससे याद रखा करो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारी जिंक की रोड है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडेशन शो करेगी, और जिंक सॉलिड जो है वो क्या करेगा, Zn2+ में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि भैया किस तरीके से कंप्लीट नहीं है। अगर मैं चाहती तो मैं सीधा ही डायरेक्टली पूरा आपको डायग्राम बना के दिखा सकती थी, बट मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि हम कैसे सर्किट, ये क्यों इनकम्प्लीट है और क्यों हमें इसे कंप्लीट करने की जरूरत है, यहाँ पे किस एक चीज की कमी है, ठीक है। अब देखिए, जो जिंक सॉलिड है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे सोल्यूशन में क्या देगा, Zn2+ आयन, और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसने क्या किया, इसने सोल्यूशन के अंदर दे दिया Zn2+, ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आ गए इस रोड पे, ठीक है। फिर दूसरा एटम जो है वो भी ऑक्सीडेशन शो करेगा, ये क्या करेगा, Zn2+ आयन देता जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे। और जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, तो ये रोड किसकी तरह एक्ट कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आपकी ये जो रोड है, यानी कि इस टाइम जो ऑक्सीडेशन शो कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड, ये कैसी होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, इकट्ठा होते चले जाएंगे, ये क्या करेगा, दूसरी तरफ, ठीक है। अभी तो मैंने सर्किट को ओपन रख रखा है, पर मैं इसको ओपन, मतलब आप इसको अज्यूम कर लो कि ये क्लोज है, ठीक है, बट है मतलब मैंने ओपन दिखाया ताकि पता चले। अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे की है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा दूसरी तरफ, मतलब इसको आप ऐसे लिख लो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस पे नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन ले रखा था कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट कैसे टूटता है, कॉपर आयन अलग, सल्फेट आयन अलग। तो यानी कि यहाँ पे कॉपर आयन है और यहाँ पे सल्फेट आयन भी है, ऐसे कॉपर आयन भी बिखरे पड़े हैं, सल्फेट आयन भी बिखरे पड़े हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इस सॉल्यूशन के जो कॉपर आयन है ये भागेंगे उस तरफ, और ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, और वहां से क्या करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एट एनोड, यहाँ पे आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैथोड का, तो मैं लिख रही हूँ एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर आयन जो है सोल्यूशन वाले, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके क्या हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड। तो आपको थोड़ी देर में क्या दिखेगा कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे डीकम्पोज कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि ये वाली जो रोड है ये धीरे धीरे आपको क्या दिखेगी, मोटी होती हुई दिखेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? जिस सिचुएशन में अभी हम इस सेल को पढ़ रहे हैं, उस सिचुएशन में ये सेल आपका कुछ मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, कुछ मिनट चलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो, अब मैं आपको कह रही थी कि आप इसकी कंसंट्रेशन पे खास ध्यान देना। यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ZnSO4 जो हमने लिया, ठीक है, या कॉपर सल्फेट जो हमने लिया, वो हमने 1 मोलर लिया। ओके, अब 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 मोलर का मतलब ये है कि जो आपकी ZnSO4 की कंसंट्रेशन है, उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी जिंक आयन की है और उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी सल्फेट आयन की है। एंड द सेम थिंग हैपन्स हेयर ऑल्सो, कि कॉपर सल्फेट में अगर हम 1 मोलर की बात कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट 1 मोलर का मतलब क्या है कि उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी कॉपर आयन की है और उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी किसकी है? सल्फेट आयन की है। तो इसका मतलब ये था कि जो हमने ZnSO4 या CuSO4 लिया था वो न्यूट्रल था। समझ पा रहे हो इसको? आप अगर कंसंट्रेशन आपको नहीं समझ में आता है, आप उसको इस तरीके से समझ लो कि ZnSO4 का एक मॉलिक्यूल था, तो उसने टूट के एक Zn2+ दिया था, एक SO4 2- दिया था। इसका 2+, इसके 2- को कैंसिल करके सोल्यूशन को न्यूट्रल बना रहा था। अगर यहाँ पे इसके 10 मॉलिक्यूल थे तो ये भी 10 थे, ये भी 10 थे, तो 10 + 10- को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। समझ रहे हो? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट जब हमने ये रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन शुरू हुई, तो दिक्कत पैदा होने लगी। कैसे पैदा होने लगी? वो ऐसे पैदा होने लगी, इसको आप इस तरीके से समझिए। इस बीकर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, जैसे ZnSO4 है, आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि यहाँ पे आपके 10 Zn2+ थे और 10 आपके SO4 2- आयन थे। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर होते तो बहुत ज्यादा है, बट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये थी जिंक की रोड। अब जिंक की रोड ऑक्सीडेशन शो कर रही थी। ये क्या कर रही थी? डिकम्पोज हो रही थी। तो ये सॉल्यूशन के अंदर दिए जा रही थी Zn2+ आयन और दूसरी तरफ भेजे जा रही थी इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम जो था वो मतलब लिबरेट कर रहा था और वो भेज रहा था। अब देखो, पहले इसके अंदर जिंक के 10 मॉलिक्यूल्स थे। सपोज जब इसने डिकम्पोज करना शुरू किया तो सोल्यूशन में Zn2+ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। सल्फेट आपके अभी भी कंपैरेटिवली 10 ही हैं, बट यहाँ पे देखो 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर रिलेटिवली, कंपैरेटिवली प्लस चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो, यहाँ पे ये अभी भी 10 ही हैं, ये तो उतने ही हैं जितने हमने स्टार्टिंग में लिए, क्योंकि सल्फेट ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बेचारा वैसे का वैसा ही है, उसका अमाउंट जितना हमने लिया था। पर जिंक यहाँ से आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। मान लो यहाँ पे सपोज आपके हो गए 50 जिंक के आयन। ये 10 जो हैं वो इसके 10 को ही तो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, अभी तो बाकी के 40 बच गए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज जो है वो सल्फेट के मुकाबले बढ़ रहा है, कंपैरेटिवली बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर वो बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन में ही तो है Zn, जिंक के आयन, हवा में तो कहीं गए नहीं। अगर ये जिंक के आयन इस सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहे हैं, ये प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि क्या ये प्लस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को वहां भेजेगा, वहां जाने देगा? नहीं जाने देगा। वो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्लस चार्ज यहाँ से बढ़ेगा तो वो उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हम पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो जो हमारा बल्ब जल रहा था या जो करंट हमारा फ्लो कर रहा था वो भी क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? ये तो हमने एक बीकर का पढ़ा। सेम कहानी यहाँ पे भी तो है। यहाँ पे क्या कहानी है? यहाँ पे मान लो अगर आपने 10 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के लिए थे तो उसने आपको 10 ही कॉपर आयन दिए और उसने 10 ही आपको सल्फेट आयन दिए। इतनी बात क्लियर है? अब आपने क्या किया, यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन भेज दिए और कॉपर आयन जो थे वो भागे, और कॉपर आयन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बन के यहाँ पे जमा हो गया। पर आप ये देखो कि सल्फेट आयन आपके अभी भी उतने के उतने ही हैं,
पर कॉपर बेचारे जो सोल्यूशन में थे वो कम होते चले जा रहे हैं। मान लो 8 हो गए, 5 हो गए, जो भी है 10 हो गए, मतलब 10 तो थे, मतलब अज्यूम कर लो कि इसके मुकाबले कम हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो प्लस बच रहा है वो इसके नेगेटिव को तो न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब मान लो 5 यहाँ पे बचे तो 5 कॉपर 5 सल्फेट को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट अभी भी 5 सल्फेट तो बचे ना। तो इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ गया? नेगेटिव। जबकि इस सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव। समझ में आ रही है ये वाली बात? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? तो अब क्या हो रहा है, अब इस चार्ज, जो चार्ज आप मतलब पहले जो न्यूट्रल था सॉल्यूशन, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से जो आपका ये सेल था जो पहले वर्क कर रहा था कुछ मिनट के लिए, अब वो स्टॉप हो गया। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या निकाला गया? इस चीज का ये सोल्यूशन निकाला गया कि प्रॉब्लम इसीलिए यहाँ पे अराइज हो रही है क्योंकि इसका चार्ज इम्बैलेंस है। अगर हम इसमें कोई ऐसी चीज कर दें कि इसका चार्ज बैलेंस हो जाए तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारा जो था निकल के आया, क्या निकल के आया? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम किसको बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज हमारी यू शेप की ट्यूब होती है जिसको हम इन्वर्ट करके, उल्टा करके लगाते हैं। ठीक है, होती तो वो इस तरीके से है, होती तो वो इस तरीके से है, ठीक है, बट हम उसको उल्टा करके लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हम फिल करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अगर अगर के साथ, जेलेटिन के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज के बारे में ना मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगी, अभी हम वर्किंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, कि भाई ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जेलेटिन अगर अगर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे कॉटन की वूल, वो ग्लास वूल, सॉरी कॉटन वूल नहीं, ग्लास की वूल लगाते हैं ताकि वो आयन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो सॉल्ट ब्रिज का जो मतलब मेकिंग है या जो भी इसका काम है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई मतलब किस तरीके से बनता है, अभी वर्किंग पे ध्यान देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ले लिया और सॉल्ट ब्रिज, हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन ना करें। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे कैसे लेते हैं, जैसे KCl, ठीक है, KNO3, इस तरीके के हम यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। तो ये करेगा क्या कि जैसे इस बीकर के अंदर कैसा चार्ज बढ़ रहा था, प्लस, तो ये क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज को भेजेगा, जैसे Cl- भेजा इसमें, ठीक है, या NO3- भेजा इसमें। तो इसका नेगेटिव जो इस सॉल्यूशन के अंदर प्लस चार्ज बढ़ रहा है उसको क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि ये इसके पाथ में जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था, जो दिक्कत पैदा कर रहा था, वो ना करे। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा था, नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्लस चार्ज को भेजेगा, K+ को भेजेगा, और उसका जो प्लस चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज कर करके। जब आपका ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी तो आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज दो काम करता है, एक तो सर्किट को कंप्लीट करने का, और एक आपके जो भी सर्किट, ये जो सेल बना है इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का। बहुत बार पेपर में सवाल आता है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन बताओ कि क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो चार्ज इम्बैलेंस हो गया था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ये फिर से चालू हो जाएगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करने लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा हमारा करंट। ठीक है, अब कुछ और बातें हैं जो हम यहाँ पे सीख लेते हैं, जो आपको काम आएंगी। अब देखिए, एक बीकर में, अच्छा मैंने यहाँ पे कैथोड नहीं लिखा, आप कैथोड लिख लेना भाई, ये हमारी कैथोड है। अच्छा, एक बीकर में हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक बीकर में हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक
ठीक है। और ये दोनों, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, ये आपस में जुड़ के आपका क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाफ सेल, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं हाफ सेल। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों हाफ सेल सेम तो है नहीं, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इसमें जिसमें रिडक्शन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहते हैं इसको हम, रिडक्शन हाफ सेल। अब इस बीकर में जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये वाली, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और जिस बीकर में हमारी रिडक्शन वाली रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि जिस बीकर में आपका ऑक्सीडेशन होगा, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और जिस बीकर में रिडक्शन हो रहा है, उसकी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जुड़ के ही क्या बना रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर हम कंप्लीट रिएक्शन की बात करें, ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लिख लेना, मैं मिटा रही हूं यहां से, या चलो सेल को ही मिटा देते हैं, ठीक है, चलो सेल को ही मिटा दिया। हाँ, तो अब देखिए, आधी हमारी हो रही है रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली, आधी हमारी रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिडक्शन वाली, है ना। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो वो क्या होगी, वो इन दोनों का सम होगी। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आते। यहाँ पे तो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है ना, तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, बैलेंस कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है मान लो, और मान लो यहाँ पे 3 होता, तो ये नहीं है कि 2 से 2 को काटा और 1 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल में लिख दिया, नहीं। तब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके ओवरऑल लिखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, काटना है, बट ओवरऑल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस वैसे ही लिख रही हूँ जैसा था। यहाँ पे मेरे कोइंसिडेंटली बराबर के इलेक्ट्रॉन थे, तो मुझे इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेफ्ट से 2 इलेक्ट्रॉन, राइट से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और ओवरऑल हम इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट वाले को राइट में ऐड करते हैं, ठीक है। उटपटांग नहीं आपको ऐड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Cu2+ एक्वस गिव्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक 2+ एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाती है ओवरऑल रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। यहीं पे मैं आपको रिप्रेजेंटेशन भी बता देती हूँ सेल का, कि हम सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखनी है एनोड की रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखनी है एनोड की रिएक्शन, फिर हम लगाते हैं डबल वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन आपकी होती है सॉल्ट ब्रिज की। इससे क्या मतलब होता है, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। और फिर हम लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। जब भी आपका फेज चेंज होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, एक्वस में जा रहा है, या एक्वस से सॉलिड में आ रहा है, तो आपको एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगानी होती है। अब देखो एनोड की अगर हम बात करें, ये हमारी किसकी रिएक्शन थी, एनोड की, और ये हमारी किसकी रिएक्शन थी, कैथोड की, ठीक है। तो एनोड में जिंक सॉलिड किस में चेंज हुआ, जिंक एक्वस में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड हमारा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब फेज चेंज हो रहा है उसका। तो जिंक सॉलिड किस में चेंज हुआ, जिंक एक्वस में,
Zn2+ एक्वस में। इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। इसको ओवरऑल को देख के आप लिख सकते हो कि जिंक सॉलिड जो है आपका किस में चेंज हो रहा है, जिंक एक्वस में। फिर हमने लगाया सोल्ट ब्रिज, डबल वर्टिकल लाइन। कॉपर एक्वस आपका किस में चेंज हो रहा है, कॉपर एक्वस Cu2+ एक्वस आपका चेंज हो रहा है वर्टिकल लाइन कॉपर सॉलिड में, ठीक है। कई बुक में क्या होता है, जैसे मैंने तो यहाँ पे एक्वस लिख दिया, कई बुक में क्या होता है, स्पेशली आप न्यूमेरिकल्स में इस चीज को देखोगे कि यहाँ पे ना आपको कुछ वैल्यू लिखी होती है, तो वो वैल्यू किसकी होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन की होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड Zn2+, इसकी कंसेंट्रेशन Cu2+, इसकी कंसेंट्रेशन Cu सॉलिड। जैसे कि अगर हम सेल की बात करें तो अपने वाले सेल में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट क्या लिया था, 1 मोलर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन Zn2+ मेरा 1 मोलर था, फिर सॉल्ट ब्रिज Cu2+ 1 मोलर वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो आपको कंसंट्रेशन दी होगी 0.1, 0.001। तो ये जो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं वो क्या होता है, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है, जो स्पेशली जब आप नोस्ट इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर इसको आप ध्यान रखना क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। न्यूमेरिकल्स में स्पेशली हमें सेल जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ देते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या होता है, ये एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कैसे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl, KNO3, K2SO4, या फिर हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, अगर या फिर जेलेटिन में। अगर क्या होता है, अगर एक तरीके का अगर हम केमिकल टर्म्स में बात करें तो ये एक पॉलीमर होता है जो कि हम पॉलीसेकेराइड से इसको बनाते हैं, और ये बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अब जेल की तरह है। अगर हम जेलेटिन की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा ड्राई, मॉइस्ट और थोड़ा हार्ड सा होता है। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग अगर या जेलेटिन को लेते हैं सॉल्ट ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के टाइम, क्योंकि देखिए ये जेल की तरह होते हैं, थोड़े से सॉलिडिफाई होते हैं। तो इनको लेने से ये मदद होती है कि जो हमने बीकर के अंदर सोल्यूशन लिए हैं उसके आयंस मिक्स नहीं हो पाते, तो उनकी इंटरमिक्सिंग से बचाने के लिए हम लोग अगर या फिर जेलेटिन जो है इसको यूज करते हैं। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करें, जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि KCl, KNO3, K2SO4 ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम उसको कहते हैं जिसके आयंस रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमने सेल ले लिया, सेल बना रहे हैं और जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हम सॉल्ट ब्रिज में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं जो खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग गया, तो हम ऐसा नहीं लेते। हम जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एंड ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता। अगर हम बात करें सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की, तो देखिए दो इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। एक तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हो तो कुछ मिनट तक आपका सेल वर्क करता है, उसके बाद सेल जो है उसकी वर्किंग रुक जाती है, क्योंकि एक बीकर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और दूसरे बीकर में नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें सेकेंड फंक्शन की, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। मतलब सर्किट को कंप्लीट तो कर ही रहा है, जो आपका सेल है सॉरी, उसको तो कंप्लीट कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और आपका जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन था सॉल्ट ब्रिज को लेके। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।